अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर को सीखते सीखते हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्नेल लॉ की असल हालत क्या है, और ये भी सीख लिया कि किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड किस तरह से हल की जा सकती है इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। मज़ीद एक कदम आज आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे मिसाल 12.3 को। जी तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन के बाद इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में जितनी भी बहस है वो कर रहे हैं और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे जहन में क्लियर हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए रिफ्रैक्शन के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उसके मुताबिक, उसके रिलेटेड हमारे पास आपकी किताब की एक मिसाल 12.3 मौजूद है। मिसाल 12.3 में वो ये सवाल पूछ रहा है कि जब रोशनी की रे हवा से ग्लास के अंदर दाखिल होती है तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो 30 दर्जे का है, और चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तो है, तो ये आपने मालूम करना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। आपने ये फाइंड करना है कि रोशनी रिफ्रैक्ट होने के बाद अपना रास्ता तब्दील करने के बाद किस जगह पे जा रही है। स्टूडेंट्स, ज़रा इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आपको याद होगा कि हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल का आंसर निकालने से पहले अब हासिल किए गए नॉलेज के मुताबिक हम थोड़ा सा मफरूज़ा कायम कर लेते हैं और बाद में हम उस मफरूज़े को टेस्ट करते हैं कि क्या जो आंसर हमने निकाला वो आंसर ठीक है या नहीं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या अमल हो रहा है। रिफ्रैक्शन के अंदर फ़र्ज़ करें ये कोई ग्लास की स्लैब है, ये फ़र्ज़ करें नॉर्मल है, रोशनी की रे ने यहाँ से आना है और इस नॉर्मल से टकराने के बाद असल इसका रास्ता क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये वाला। लेकिन चूंकि ये हवा से ग्लास के अंदर आ रही है तो हवा से ग्लास के अंदर आते आते स्टूडेंट्स ये लतीफ़ मीडियम, ये कसीफ़ मीडियम, तो हमें पता है कि जब रोशनी की रे लतीफ़ मीडियम से कसीफ़ मीडियम में दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की जानिब बेंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा ये, बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। अब यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 30 दर्जे का है, अब जो आंसर हमारा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये लाजमी तौर पर 30 से कम आना चाहिए। अगर तो 30 से कम आ गया तो हम कहेंगे कि हमने अपना न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व किया, और अगर नहीं आया तो हम इसकी दोबारा से कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस जगह पे गलती की। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए वही नसीहत कि मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद इसको अपने जितने भी इल्म आप हासिल कर चुके उसको अप्लाई करके जैसा भी आप सही करें गलत करें, लेकिन आप अटेम्प्ट ज़रूर करें। अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके अंदर खुद एतमादी और तख्लीकी लिखाई का जज्बा मज़ीद बढ़ेगा और इससे सीखने का अमल मज़ीद तेज़ होता जाएगा। स्टूडेंट्स चलें, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्नेल का कानून वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर मैं साइन ले लूं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर मैं साइन ले लूं और इनकी जो निस्बत है वो बराबर होगी किसी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कांस्टेंट के बराबर। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम जानते हैं कि हमने रिफ्रैक्शन को पहले फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्शन को पहले वैल्यूज पुट करने से पहले एक साइड पे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बजाय इसके कि हम पहले वैल्यूज पुट करें, हम ये वाली टर्म को उठा के अलग कर देते हैं ताकि इसके बाद जो कहानी हमने चलानी है वो आसानी के साथ चल सके और वैल्यूज को दर्ज करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। स्टूडेंट्स ये लें, अब हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो दी गई है वो 30 दर्जे है। मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स, ये बना साइन 30 दर्जा डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1.52। ये किसके बराबर है स्टूडेंट,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के इक्वल। स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप मैथ्स के अंदर बड़ी खूबी से साइन 30, 45, 60 और 90 दर्जे की वैल्यूज को याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स साइन 30 की वैल्यू है 0.5 और 1.52, बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहेगा। स्टूडेंट्स अब बारी आएगी थोड़े से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की। आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल से जब इन दो रकमों को तकसीम करेंगे तो आपके पास आने वाला आंसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्टूडेंट्स 0.33। स्टूडेंट्स क्या आंसर निकल आया? जवाब है हरगिज नहीं। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी क्या निकाला है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। अब हम चाहते हैं कि ये जो साइन वाली टर्म यहाँ पे है इसको ख़त्म करें। तो स्टूडेंट्स अगर किसी एक चीज़ को ख़त्म करना है तो उसका उलट लगाना पड़ेगा उसके साथ, और साइन का उलट स्टूडेंट्स होता है साइन इनवर्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन के दोनों जानिब साइन इनवर्स ले लूँगा कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, और बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर होगा साइन इनवर्स 0.33 के। स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है साइन इनवर्स 0.33। अब स्टूडेंट्स साइन इनवर्स किस तरह से लेंगे? आपके पास अगर कैलकुलेटर हैं तो आप कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर साइन का बटन दबाएं, तो इससे आपको साइन इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप 0.33 लिखेंगे तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 19.3 दर्जे। तो ये लें स्टूडेंट्स, हमने अपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली। स्टूडेंट्स हमने जो मफरूज़ा कायम किया था वो मफरूज़ा क्या था? वो मफरूज़ा ये था कि हमारा बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। अब देखें क्या वो मफरूज़ा ठीक हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 दर्जे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 19.3 दर्जे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अपना नॉलेज अप्लाई किया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसका सबूत मिल गया हमें। अब हमारे पास एक लाइसेंस है। ये लाइसेंस ये कहेगा कि जब भी रोशनी लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होगी तो हमेशा अपने असल रास्ते से मुड़ेगी, और इस तरह से मुड़ेगी कि वो नॉर्मल की जानिब बेंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब इससे अगला टॉपिक जो किताब के अंदर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने से पहले आपकी किताब का जो टॉपिक है 12.7 यानी कि प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन, अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अमल को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स पहले बजाय इसके कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ें, हम पढ़ेंगे प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन। अब लफ्ज़ यूज़ कर लिया मैंने प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या होता है? आपने कभी प्रिज्म देखा है? स्टूडेंट्स प्रिज्म एक शफाफ जिस्म होता है, और ये शफाफ जिस्म इस तरह से दिखाई देता है कि इसकी 2 सतहें ट्राईएंगुलर होती हैं और 3 सतहें रेक्टेंगुलर होती हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखा तो परेशान ना हो, ये देखें आपके सामने अब प्रिज्म आप देख सकते हैं, और अगर गौर से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसकी ऊपर और नीचे वाली यानी कि इसकी जो 2 बेसिस हैं ये ट्राईएंगुलर हैं, और बाकी इसके साइड्स जितनी भी हैं ये रेक्टेंगुलर हैं, मुस्ततीली हैं। तो स्टूडेंट्स चलें सबसे पहले हम प्रिज्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम कहेंगे प्रिज्म कोई भी ऐसा शफाफ जिस्म है जिसकी 2 सतहें क्या हैं स्टूडेंट्स? ट्राईएंगुलर। और बाकी क्या है स्टूडेंट्स? 3 सतहें हैं, और 3 सतहें स्टूडेंट्स कौन सी हैं? जी रेक्टेंगुलर।
उसको हम नाम देंगे जी प्रिज्म का। स्टूडेंट्स, अब प्रिज्म के अंदर अगर आप रिफ्रैक्शन समझना चाहते हैं तो चलें मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं। स्टूडेंट्स, प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं इसकी सिर्फ टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूं ताकि चीज़ों का समझना आपके लिए आसान हो जाए। स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये इसकी साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। फर्ज करें मैं यहाँ से कोई रोशनी की रे यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट करवाने का मतलब क्या है? अगर ये रोशनी इंसिडेंट हो रही है तो इसको मैं इंसिडेंट रे का नाम दूंगा। आप जानते हैं कि कोई भी रे जो इंसिडेंट हो रही हो उसको इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हवा। ये दरमियान में मीडियम आ गया जी हमारे पास ग्लास, और फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास मीडियम आ जाएगा हवा। अब जैसे ही रोशनी की ये रे हवा से होती हुई इस ग्लास में दाखिल होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा? हमने ये देखा है कि जैसे ही रोशनी की रे हवा से होती हुई ग्लास में दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की जानिब मुड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो स्टूडेंट्स इस जगह का, इस सतह का जो नॉर्मल बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स ये नॉर्मल मैंने आपके सामने बना दिया। फर्ज करें मैंने इस इंसिडेंट रे के ऊपर 2 पॉइंट्स भी ले लिए। एक पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं P का नाम दे रहा हूं, दूसरे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मैं Q का नाम दे रहा हूं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स? ओरिजिनली तो असल हालत में अगर ये वेव ट्रैवल करती जाती तो ये अपने रास्ते से कुछ इस तरह से जाती, असल रास्ते में जाती। लेकिन अब चूंकि इसने मीडियम बदल लिया, मीडियम बदलने से इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी स्टूडेंट्स? नॉर्मल की जानिब। नॉर्मल ये है तो ये नॉर्मल की जानिब थोड़ा सा स्टूडेंट्स बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये रोशनी की रे जो पहले इस तरह से जानी चाहिए थी अब रिफ्रैक्ट होके रास्ता बदल के वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई। स्टूडेंट्स, अब क्या है? अब देखें रोशनी की रे ग्लास से जा रही है दोबारा हवा के पास, यानी कि अब रोशनी की रे कसीफ से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। कसीफ से लतीफ़ में दाखिल हो तो क्या है? इधर हमने देखा जब लतीफ़ से कसीफ में दाखिल होगी तो नॉर्मल की तरफ, और अगर कसीफ से लतीफ़ में उलट हो गया काम तो अब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सरफेस का नॉर्मल बनाना चाहूँ, इस सरफेस का नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स, ये लें जी, कुछ इस तरह से इसका नॉर्मल बन गया। अब अगर तो रोशनी अगर बिल्कुल सीधे रास्ते में ट्रैवल करती रहती तो इसका असल रास्ता तो होता स्टूडेंट्स ये, लेकिन चूंकि अब इसने नॉर्मल से परे बेंड होना है तो नॉर्मल चूंकि इस जानिब है ये मज़ीद नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। यानी कि देखें रोशनी की रे जो हवा से आई थी ग्लास के अंदर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। स्टूडेंट्स, ये इसका नॉर्मल है जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ n का, और स्टूडेंट्स इस सरफेस का जो नॉर्मल है फर्ज करें मैं उसको नाम दे देता हूँ m का। ये रे जो यहाँ से निकल रही है इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स इमर्जेंट रे का, और इमर्जेंट कहते हैं इमर्ज होने से, इमर्जेंट निकला है इमर्ज होने से, और इमर्ज का मतलब है निकलना, वकू पजीर होना। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें यहाँ पे जिस तरह मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे मैं यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट को मैं R कह देता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं S कह देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या है यहाँ पे? इस अमल में 2 जगह पे रिफ्रैक्शन हुई है। एक रिफ्रैक्शन हुई जब रोशनी की ये रे हवा से दाखिल हो रही है ग्लास के अंदर, तो क्या हुआ? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और जब ये ग्लास से दोबारा हवा में दाखिल हुई तो दोबारा से मीडियम चेंज हुआ। दोबारा से मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि अब रोशनी की रे में दोबारा से रिफ्रैक्शन हुई, और दोबारा से रिफ्रैक्शन इस तरह से हुई स्टूडेंट्स कि अब ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रोसेसेस समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका घर में प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप ये घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स? आप बिल्कुल इसी तरह से क्या करें, इस प्रिज्म को पेज के ऊपर रखें। पेज के ऊपर इस तरह से रखें कि ये जो बेस है ये पेज के ऊपर आनी चाहिए। एक बेस ऊपर होगी, एक बेस बिल्कुल पेज के ऊपर होगी। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट P पे एक कॉमन पिन लगाएंगे, एक पॉइंट Q पे कॉमन पिन लगाएंगे, और जैसे ही कॉमन पिन लगाएंगे और उस लाइन को आप बिल्कुल सीधा खींच देंगे। स्टूडेंट्स, आप जैसे ही दोबारा इन दोनों पिन्स को इसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप
जिस जगह पे P वाली पिन आपको नज़र आ रही होगी आप एक पिन यहाँ पे लगा देंगे, और जिस जगह पे Q वाली पिन नज़र आ रही होगी आप एक पिन यहाँ पे लगा देंगे, और आप देख सकेंगे कि ये चारों पिन्स एक ही लाइन में नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि PQ जो असल हालत में थी वो अब इस सूरत में नज़र नहीं आ रही, वो अब इस सूरत में नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी रिफ्रैक्शन के अमल में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल यानी के मतवाजी नहीं होंगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर आपको ये प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन समझ में आ गई है तो अब मैं चलूँगा उस टॉपिक की जाने अभी जिसका मैंने नाम आपके सामने लिया था स्टूडेंट्स, और वो नाम था जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने ये कहा है कि रिफ्लेक्शन के जितने भी मज़ाहिर हैं वो तो हमने पढ़ चुके, अब तो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन को। तो अब मैंने दोबारा रिफ्लेक्शन का नाम लिख दिया, तो ये क्या, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ी, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन की जानिब जा रहे हैं? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। ये रिफ्रैक्शन की ही एक ख़ास किस्म है जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे ये ख़ास किस्म है? चलें मैं आपके सामने दोबारा से एक ग्लास स्लैब बना देता हूँ। ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से बनाऊँगा कि ये दो मीडियम पे मुश्तमिल होगी। एक मीडियम को मैं हवा कह देता हूँ और दूसरे मीडियम को मैं ग्लास या पानी भी कह सकता हूँ। ये मीडियम, शर्त यह है कि ये मीडियम ज़्यादा डेंसिटी वाला यानी कि कसीफ मीडियम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितनी भी बातें की उसमें एक बात कॉमन थी कि रोशनी की रे लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात को उलट करेंगे। चलिए पहले आपके सामने नॉर्मल बना देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब जो रे यहाँ से निकलेंगी वो लतीफ़ से कसीफ की तरफ नहीं बल्कि कसीफ से लतीफ़ की जानिब दाखिल होंगी। तो समझ लें कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली शर्त है कि रोशनी हमेशा कसीफ से लतीफ़ में दाखिल होनी चाहिए। चलें, अब अगर ऐसा हो गया तो हम जानते हैं कि अगर रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती तो रास्ता कुछ इस तरह से नज़र आता, लेकिन स्ट्रेट पाथ में तो ट्रैवल नहीं करती क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम जब भी चेंज होता है तो क्या होता है, रोशनी की स्पीड चेंज हो जाती है। रोशनी की स्पीड चेंज होगी तो रोशनी अपना असल रास्ता तब्दील कर लेगी। किस तरह से तब्दील करेगी? हमने यहाँ पे देखा कि जब रोशनी लतीफ़ से कसीफ में दाखिल हुई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। यहाँ से दोबारा जब कसीफ से लतीफ़ में दाखिल हुई तो नॉर्मल से परे की जानिब हट गई। यानी कि ओरिजिनल रास्ता ये था, अब इसने रास्ता मोड़ना है अपना। किस तरफ मोड़ेगी? उस जगह पे मोड़ेगी, उस जगह पे मोड़ेगी जहाँ से वो नॉर्मल से मज़ीद दूर चली जाए, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये देखें जी, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया ये वाला, लेकिन जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब स्टूडेंट्स क्या होगा? ये होगा इस जगह पे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। किस तरह से? चलें मैं दूसरी रे फ़र्ज़ करें यहाँ पे बनाता हूँ ये ब्लू कलर से, ये दूसरी रे मैंने बनाई कुछ इस तरह से। अब देखें इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया। अब अगर ये रे यहाँ से इमर्ज होगी तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से इमर्ज होगी कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह से। अब मज़ीद मैं तीसरी रे इस तरह से फेंकूं कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस ब्लू वाली से भी ज़्यादा हो तो स्टूडेंट्स एक ख़ास एंगल इस तरह से आएगा। इसको मैं स्टूडेंट्स ग्रीन के ज़रिए बना रहा हूँ। ये ग्रीन के ज़रिए देखें जी, ये रे देखें, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मज़ीद मैंने बढ़ा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो अब एक शर्त, एक मुकाम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो इस बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ चलती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको मज़ीद इसकी पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं अलग से ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास नॉर्मल है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि जैसे ही वो नॉर्मल के साथ हिट करेगी, हिट करने के बाद जैसे ही वो रिफ्रैक्ट होगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनाएगी स्टूडेंट्स वो होगा 90 डिग्री का, 90 दर्जे का। और स्टूडेंट्स, अब की बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये किसी ख़ास एंगल पे बन रहा है। इस वजह से इस ख़ास एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट्स, क्या नाम है?
क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल की तारीफ क्या होगी? आप कहेंगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाए कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप कैलकुलेट करें तो वो 90 दर्जे का आपको दिखाई दे, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप नाम देंगे क्रिटिकल एंगल का। चलें मैं आपके सामने क्रिटिकल एंगल की तारीफ भी लिख देता हूं। ये ना स्टूडेंट्स, अब तारीफ लिखनी है इसकी, चलें तारीफ लिख लेते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स तारीफ इसकी कुछ इस तरह से होगी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड रे लतीफ मीडियम के साथ नब्बे डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने क्रिटिकल एंगल की तारीफ भी आपके सामने कर दी। अब क्या होगा कि जब मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी मज़ीद बढ़ा दूं, स्टूडेंट्स ये वो चीज़ें हैं जो आपने अगले लेक्चर में सीखनी हैं। आज जो मैंने काम किया है, मैं सिर्फ इस मुकाम तक आपको पहुंचाने में कामयाब हो गया कि आप इस पॉइंट तक समझ गए कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल पे पड़ेगा कि जब रोशनी रिफ्रैक्ट होगी तो वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाएगी। स्टूडेंट्स मज़ीद क्या होगा, ये सारी बातें आपने जहन में बिठा के रखनी है, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर में ये बातें यहीं से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से चलते चलते हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है इसको भी मज़ीद क्लियरली समझ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन जितने भी टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाए आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में आपने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो आपने मिसाल 12.3 को हल करना सीखा है, और साथ ही साथ आपने प्रिज़म भी समझ लिया, प्रिज़म देख भी लिया किस तरह का होता है, और उस प्रिज़म के ज़रिए रोशनी किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है ये भी आप समझ चुके हैं। मज़ीद अपने सफ़र को जारी रखेंगे और आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बाकी मौज़ूआत को सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।